मायके में बॉयफ्रेंड है। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है और उसका इंटरेस्ट भी। लेकिन कैसा हो जब दो अलग अलग स्वभाव और इंटरेस्ट वाले लोगों की शादी हो जाए? क्या उनके जीवन की गाड़ी आराम से चलेगी या हिचकोले खाएगी? जानने के लिए आइए देखते हैं पवित्रा की कहानी। पवित्रा एक खुश मिजाज, जिंदा दिल, जिंदगी से भरपूर लड़की है। उसका स्वभाव और ओरा ही ऐसा है कि वो जहाँ जाती है दोस्त बना लेती है। बचपन से ही उसके ढेरों दोस्त रहे। स्कूल के दोस्त, मोहल्ले के दोस्त, कोचिंग के दोस्त, बस स्टॉप वाले दोस्त, कॉलेज के दोस्त, डांस क्लास वाले दोस्त, हर जगह अलग ही ग्रुप था उसका। सबकी फेवरेट, सबसे परफेक्ट हमारी आज की बहुरानी पवित्रा। कॉलेज खत्म हुआ तो माँ पापा को शादी की चिंता सताने लगी और फिर जैसा हर मम्मी पापा करते हैं, शादी के लिए लड़के लड़की का विचार नहीं, खानदान के स्टेटस मिलाए गए और फिर एक हाई फाई परिवार में अच्छे पैसे कमाने वाले ऋतिक के साथ उसका रिश्ता तय हो गया। रोके के दिन, बेटा अब तो हम लोगों ने रोका भी कर दिया। अब तुम लोग चाहो तो थोड़ी देर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो। एक दूसरे की पसंद नापसंद तो पूछ लो एक बार। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी आपने। जाओ बेटा, थोड़ी देर जमाई जी को ऊपर वाला फ्लोर दिखा लाओ, हम अभी कॉफ़ी भिजवाते हैं। पवित्रा और ऋतिक ऊपर वाले फ्लोर पर आकर बैठ गए थे और कुछ ही देर में उसकी चाची की बेटी 2 कप कॉफ़ी भी उनके सामने रख कर गई। कॉफ़ी पीते हुए पवित्रा बात शुरू करती है। आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ तो खाली लोगों की होती है। मेरे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री की जिम्मेदारी है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। या हॉबी के बारे में कौन सोच पाता है। पवित्रा को ऋतिक का जवाब बड़ा अजीब लगा था। फिर भी आसपास का माहौल बड़ा अच्छा था, सबके चेहरों पर खुशी थी। वो भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कुछ गलत हो, इसलिए मुस्कुरा कर वो अगला सवाल करती है। आप फिल्म, टीवी, सिनेमा वगैरह तो देखते होंगे ना? मैं बस आपकी पसंद जानना चाहती थी। अरे मैंने तुम्हें बताया ना, ये सब करने के लिए समय नहीं है मेरे पास। ये सब फालतू के काम होता है। जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता ना वो ये टीवी सिनेमा देखता है। कैसे लड़की के साथ शादी करा रहे हैं पापा मेरे? मुझे डांसिंग, पेंटिंग, बाहर घूमने, फिल्में देखना, इन सब चीज़ों का कितना शौक है और इन्हें लगता है ये सब टाइम वेस्ट करने का बहाना है। ऋतिक का जवाब सुनने के बाद पवित्रा की और कोई सवाल करने की हिम्मत ही नहीं बची थी, क्योंकि समझ तो उसे भी आ गया था कि उसकी एक नीरस आदमी के साथ शादी हो रही है। रुके के बाद, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कैसे ऋतिक के साथ अपना जीवन बिताऊंगी? वो तो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है। बेटा, दामाद जी जैसे लड़के ना दीपक लेकर ढूंढो तो भी नहीं मिलते। लाखों का ना दहेज मांगा, ना उन्होंने कोई मांग रखी। इतनी बड़ी कंपनी है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, और क्या चाहिए तुम्हें। पापा की बात सुनकर बेचारी पवित्रा कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन वो जानती थी कि उसके आने वाले जीवन में उसे अभी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। कुछ समय के बाद पवित्रा और ऋतिक की शादी हो जाती है। शादी के बाद, माँ जी खाने में क्या बनेगा? अरे बहू, तुझे क्या ज़रूरत है खाना बनाने की? लेकिन माँ जी, मेरी शादी को कई दिन हो गए। पूरा दिन मैं अपने कमरे में बैठी रहती हूँ। आपने पहली रसोई भी नहीं कराई। आप कहे तो आज मैं पहली रसोई की रस्म कर दूँ? अरे बेटा, मैं तो चाहती थी अभी तुम आराम करो, कौन सी जल्दी है। और देखो, तुम्हारी शादी की मेहंदी हल्की होने लगी है। मैं आज ही मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवा कर एक बार फिर से लगवा देती हूँ। नई नई शादी है, अभी कुछ दिन उसका एहसास रखो अपने मन में। सास के कहने पर पवित्रा अपने कमरे में लौट जाती है। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था। क्योंकि सासू माँ ने कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए पूरा दिन बेचारी पवित्रा अपने कमरे में बैठकर वक्त काटती रहती है। कुछ दिन बाद, अच्छा छोटी बहू, आओ, आज तुम अपनी पहली रसोई कर ही लो। देख रहे हैं तुम बड़ी बेचैन सी दिखाई देती हो। वाह माँ जी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा बताइए, क्या खाएंगे आप लोग? आपको पता है कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे सब बनाना आता है। जो भी आप कहेंगे ना, मैं आपको बनाकर खिला दूंगी। अरे बहू, बस बस भाई, तुमको घंटों रसोई में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम सिंह रसोई का काम देख लेगा। तुम बस जाकर हाथ लगाकर शगुन कर दो। अब घर में नौकर चाकर के होते हुए क्या ज़रूरत है बहू रसोई में खड़े होकर अपनी स्किन खराब करे। बेटा तुम ऐसा करो, आज रसोई की पूजा के बाद ना पार्लर का एक सेशन करवा लो। खुद पर ध्यान दो, अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करो बेटा। अरे लड़कियों को तो कितना शौक होता है इन सब चीज़ों का। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन राम सिंह क्यों? मेरा मतलब है कि आज मेरी पहली रसोई है, तो राम सिंह खाना क्यों बनाएगा? वो इसलिए देवरानी जी, क्योंकि राम सिंह का काम ही है खाना पकाना। अब आप क्या चाहती हो, उसकी नौकरी छीन कर उसके पेट पर लात मार दे हम, और आपको बिना पगार का रसोईया बना ले? इतना कहकर जेठानी रितिका खिलखिलाकर हंस पड़ती है। छोटी बहन साहब, अब क्यों खाना बनाएगी? मैं हूं ना, अब तो बस हुक्म करिए क्या खाना है आपको। सास और जेठानी की बातों के आगे अब पवित्रा कुछ नहीं कह सकती थी,
इसलिए वो राम सिंह के साथ रसोई में जाती है और पकते हुए खाने को हाथ लगा देती है। शाम के 4 बजे। शाम हो गई, माँ जी के लिए चाय बना देती हूँ, इसी बहाने थोड़ी बोरियत दूर होगी। चाय पीने के बहाने दोनों सास बहू बैठकर कुछ देर गप्पे भी मार लेंगे। पवित्रा जैसे ही रसोई में जाती है, पीछे पीछे राम सिंह भी वहाँ पहुँच जाता है। आपको कुछ चाहिए था क्या छोटी मैडम? नहीं, मैं चाय बनाने आई थी। आप जाओ ना, अपना काम करो, मैं चाय बना लूँगी। मैडम आप आराम से जाकर बैठिए ना, मैं चाय लेकर आता हूँ, यही तो मेरा काम है। अरे तुम क्यों बनाओगे, मैं बना लूँगी ना। छोटी मैम साहब, बड़ी मैम साहब ना नाराज़ हो जाएंगी। किचन मेरा डिपार्टमेंट है, आप बस अपनी चॉइस बता दीजिए, चाय बना कर लाता हूँ ना मैं। पवित्रा परेशान हो गई थी। घर में करने के लिए कोई काम ही नहीं था। हर काम के लिए एक नौकर हरदम घर में तैनात रहता। घर की साफ सफाई या डस्टिंग करने लगती तो नौकरानी पुष्पा आकर हाथ पैर जोड़ने लगती। रसोई में पैर रखती तो राम सिंह उसके पीछे पीछे घूमने लगता। पवित्रा को समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। हरदम खुद को बिजी रखने, लोगों से बातचीत करने वाली पवित्रा को टीवी और मोबाइल की तो आदत ही नहीं थी। इसलिए वो चाह कर भी अपने कमरे में बैठकर ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर आंखें नहीं जमा पाती और कुछ ही देर में थक कर मोबाइल और टीवी बंद कर देती। ऋतिक, आप रोज़ ही काम से लेट आते हो, कभी समय से भी आ जाया करो ना। मैं पूरा दिन आपका इंतज़ार करती रहती हूँ। मेरा भी मन करता है कि आप शाम को समय से घर आ जाओ, हम दोनों साथ में बैठकर खूब सारी बातें करें, इवनिंग वॉक पर जाए, साथ में आइसक्रीम खाएं। देखो पवित्रा, मेरे पास इतने काम है कि अगर रात को सोना मजबूरी ना हो ना तो मैं रात में भी घर ना आऊँ। मैं जल्दी घर आऊँगा ये सब सोचना बंद कर दो और ख़ुद को बिज़ी रखो। और बात अगर सिर्फ आइसक्रीम खाने की है तो उसके लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की क्या ज़रूरत थी? तुमने ड्राइवर मोहन से क्यों नहीं कहा? वो ले आता तुम्हें आइसक्रीम पार्लर और वहाँ जाकर तुम्हें जितनी चाहिए उतनी आइसक्रीम खा लेती। किसने रोका है तुम्हें? नहीं, शादी हुई है हमारी और मैं पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ, कोई बात करने तक को नहीं है। मम्मी जी भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बिजी रहती हैं और भाभी, उन्हें तो शायद मुझसे ज़्यादा बात करना अच्छा ही नहीं लगता। बात आइसक्रीम खाने की नहीं है ऋतिक, बात तुम्हारे साथ की है। असल बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? अगर माँ और भाभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी है तो इस पर बुराई क्या है? सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। जैसे वो अपने आप में खुश रहते हैं तुम भी रहो ना, मुझे भी मेरे काम के साथ खुश रहने दो। ये जो घर बंगला गाड़ी स्टेटस देख रही हो ना तुम, वो सब मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पवित्रा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को कैसे समझाए कि वो उससे कितनी अलग है। हरदम हंसने मुस्कुराने और बात करने वाली लड़की मानो सोने के पिंजरे में कैद हो गई थी। ये सोने की दीवारें अब उसे कोई खुशी नहीं दे पा रही थी। क्या हो गया यार, कितनी बार तुम्हें समझा दिया, हर समय मुंह लटका कर मत घुमा करो। लर्न टू एडजस्ट यार। कार्ड ले लो, शॉपिंग कर लो, पुराने दोस्तों से बातें करो, मिलो जुलो, कोई हॉबी क्लास कर लो। अपनी खुशी के लिए खुद एफर्ट करो तब कुछ होगा, मगर यूं मुंह लटका कर मत रहो। ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। शायद ऋतिक ठीक कह रहे हैं, मुझे अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से गेट टुगेदर करना चाहिए। मुझे खुश रहना सीखना ही होगा। कितनी फुल ऑफ लाइफ थी मैं, पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। और मैं अपनी खुशी के लिए ऋतिक के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो गई हूँ? अपने आप को खुश रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना, ऋतिक की नहीं। ऋतिक को जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो काम कर रहे हैं, गलती तो मेरी है। अगले दिन पवित्रा अपने सारे दोस्तों को घूमने के लिए बुलाती है, उनके साथ अच्छा समय बिताती है। ऋतिक सही कहते हैं, मुझे अपने दोस्तों के साथ टच में रहना चाहिए। खुश रहने का अब यही तरीका है। मेरे लिए अपना काम तो नहीं छोड़ सकते। पवित्रा एक बार फिर से अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलने जुलने लगी थी। एक दिन, अरे पवित्रा मैडम, कैसी है तू? मुझे भूल गई क्या? अरे नहीं यार, कैसे भूलेंगी। तुझे याद है ना, हम लोग जिस दिन मिलते नहीं थे लगता था दिन ही अधूरा रह गया। हाँ, और फिर सब कुछ भूल कर तूने फट से ऋतिक के साथ शादी कर ली। अरे मैं 6 महीने के लिए दिल्ली क्या गया, तू तो मिस से मिसेस हो गई। आई एम सो सॉरी यार, मम्मी पापा की मर्ज़ी के खिलाफ जा नहीं सकी मैं। कोशिश तो की थी लेकिन सब बेकार। तू तो जानता ही है ना इंडियन पेरेंट्स की सोच क्या रहती है। हमारे पेरेंट्स को अपनी बेटी की काबिलियत पर कोई भरोसा नहीं रहता। बस उन्हें एक अच्छा कमाने वाला लड़का मिल जाए तो ये बेटी के सेटल होने के सपने देखने लगते हैं। तो ठीक तो है ना, वैसे हम मिल सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, मैं तुझसे कल मार्टिन होटल में मिलती हूँ। अगले दिन तैयार होकर पवित्रा मार्टिन होटल में पहुँच गई थी और उसके सामने बैठा था उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका राजदार और पता नहीं क्या क्या। दोनों ऐसे थे जैसे एक सिक्के के दो पहलू। दोनों की पसंद नापसंद हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी। पूरे कॉलेज में दोनों की जोड़ी बहुत फेमस थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो पवित्रा ससुराल में एडजस्ट करने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन अब उसने अपनी खुशी से जीने का फैसला कर लिया था। अब बता कैसी है तू? इतने बड़े खानदान में शादी हुई है तेरी, कैसी चल रही है मैरिड लाइफ?
पता नहीं अभय, मैं सच में नहीं जानती क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सही चल रहा है या गलत। लेकिन इतना समझ गई हूँ कि मुझे सबसे पहले खुद को संभालना है। ऋतिक और उसकी फैमिली सिर्फ स्टेटस के मामले में मुझसे अलग नहीं है, बल्कि उनकी सोच भी अलग है मुझसे। ऋतिक अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास मुझे देने के लिए समय ही नहीं है। घर में सबका अपना अपना लिविंग स्टाइल है, कोई किसी के हिसाब से कोई एडजस्टमेंट नहीं करता। हर काम करने के लिए घर में अलग नौकर है, तो घर में ऐसा कोई काम भी नहीं है कि जिससे दिन कट जाए। दीवारों से बातें करके दिन बिता रही हूँ आजकल। अरे पवित्रा, तुम इतनी नेगेटिव बातें कब से करने लगी? कोई बात नहीं, ऋतिक बिजी है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। भूल गई तुम? हम दोनों की जोड़ी को कितना पावरफुल बताते थे लोग। हम दोनों फिर से अपना मैजिक शुरू करते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या भाई? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। चलो अब तुम टाइम बताओ, कल कितने बजे आ रही हो? बाकी बातें मुझ पर छोड़ दो। कुछ ही दिनों में तुम फिर से वही पहले वाली पवित्रा बन जाओगी। अगले दिन पवित्रा अभय के बताए हुए समय पर उससे मिलने पहुंच गई थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। पवित्रा अब खुश रहती। ऋतिक से भी समय न देने की बात कहकर झगड़ा नहीं करती थी। बस हर रोज़ वो अभय से घंटों फ़ोन पर बातें करती और फिर मिलने के लिए निकल जाती। मम्मी जी सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पवित्रा कुछ बदली बदली से रहने लगी है। याद है जब शादी होकर आई थी तब कैसे हर समय परेशान परेशान से रहती थी, और आजकल देखो कितनी खुश रहती है। उसको आजकल ना तो किचन में खाना बनाने की इच्छा करती है, ना घर के काम करने की। बस पूरा दिन उसके कमरे में बालकनी से हंस हंस के बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर तेज़ म्यूज़िक चलाकर उस पर थिरकती रहती है वो। आपको ये सब थोड़ा अलग नहीं लग रहा? अरे बड़ी बहू, तुम भी तो पूरा दिन अपने आप में बिजी रहती हो। हमने तो तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। छोटी बहू पर उंगली उठाने की क्या वजह है? माँ जी, अब सब कुछ देखकर आंखें बंद करके बैठे रही है, लेकिन मुझे तो सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। अरे ऐसे ही थोड़ी ना आधी ज़िंदगी बिता दी हमने। पवित्रा की शक्ल देखकर समझ में आ रहा है वो किसी लड़के से ही बातें करती है। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है उसका कोई बॉयफ्रेंड है मायके में, उसी से मिलने के लिए जाती है हर रोज़। हाँ याद आया, मेरे चाचा की लड़की इसकी कॉलेज में पढ़ती थी, उससे पता करती हूँ कॉलेज में इसका कोई बॉयफ्रेंड था क्या। पवित्रा की जिठानी अपनी चचेरी बहन को फ़ोन करके पवित्रा के कॉलेज के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछताछ करती है। दीदी अब इतना डिटेल में तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो अभय नाम का एक लड़का था जो हर समय पवित्रा के साथ ही घूमता रहता था। बहुत जमती थी दोनों की, जहाँ भी दिखते थे दोनों एक साथ दिखते थे। अब वो उसका बॉयफ्रेंड था कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती। अरे कौन लड़का इतना बावला है आज के ज़माने में जो ऐसे ही किसी लड़की के आगे पीछे चक्कर लगाएगा? पक्का वो उसका बॉयफ्रेंड ही था। और जैसे ही पवित्रा को समझ में आया ना ये ऋतिक इसको समय नहीं दे रहा है, तो ये कूद कर अपने मायके वाले बॉयफ्रेंड के पास पहुंच गई है। तभी तो आजकल बड़ी खिली हुई नजर आती है। पवित्रा की जेठानी को जब से शक हुआ था तब से वो पवित्रा के ऊपर थोड़ी नज़र रखने लगी थी। सुबह के 11:30 बजे होंगे, सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले गए थे। उधर पवित्रा अपनी बालकनी में खड़े होकर फ़ोन पर बातें कर रही थी। अरे क्यों इतने नाराज़ हो जाते हो तुम? अच्छा ठीक है, ऐसा करो, अपनी ड्रेस की फ़ोटो मुझे भेज दो, मैं भी तुम्हारे ड्रेस से मैचिंग साड़ी लूँगी। गजरा, चूड़ी, बिंदी सब कुछ खरीद लूँगी मैचिंग। अब खुश ना? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में बाज़ार के लिए निकलती हूँ। मुझे पता है तुमने परसों का डेट फिक्स कर दिया है। किसकी ड्रेस से मैच करके साड़ी खरीद रही है देवरानी जी? और किस चीज़ की डेट फिक्स हो गई है? और श्रृंगार का सामान भी खरीदा जा रहा है। मुझे तो दाल में कुछ ज़्यादा ही काला नज़र आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 दिन बाद शादी करके फुर्र होने का इरादा है मैडम का? आज तो पता लगाना ही पड़ेगा कि पवित्रा कहाँ जाती है, किससे मिलती है। जेठानी ड्राइवर से कहकर पवित्रा के पीछे पीछे गाड़ी लगा देती है। थोड़ी देर बाद पवित्रा की गाड़ी मार्केट में जाकर रुकती है, जहाँ पर वो पीले रंग की एक भारी भरकम सिल्क की साड़ी खरीदती है। फिर उसकी मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ी, गजरा वगैरह लेकर घर वापस लौटती है। अब अगर मैंने देर कर दी ना तो कहीं ऐसा ना हो कि अनर्थ हो जाए। अब तो देवर जी को बताना ही पड़ेगा। जेठानी देवर ऋतिक को फ़ोन करके सारी बातों के बारे में बताती है। भाभी, अगर बात इतनी बढ़ गई है ना, तो आप इतना समझ लो कि अब हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। तो ठीक है, 2 दिन बाद का डेट फिक्स हुआ है ना, हम 2 दिन बाद उसे रंगे हाथ अभय के साथ पकड़ते हैं। तब देखते हैं क्या बहाना बनाती है, वरना अभी तो कुछ भी गोल गोल बातें करके हमें घुमा देगी। दोनों देवर भाभी अब बस उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब वो पवित्रा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ सके। 2 दिन बाद पवित्रा घर से अच्छे से सज धज कर बिल्कुल पार्टी में जाने लायक मेकअप करके घर से बाहर निकलती है। देख रहे हैं देवर जी, आप बिल्कुल टिप टॉप मेकअप करके निकली है। अभी भी आपको शक है? जल्दी चलो भाभी, आज मौका हाथ से जाने नहीं देना है।
ऋतिक और पवित्रा की जिठानी दोनों पवित्रा का पीछा करते हुए कुछ देर में एक बड़े से ऑडिटोरियम के पास पहुंचते हैं। मुझे तो लग रहा है इसी ऑडिटोरियम में शादी है इसकी। जो बैग में साड़ी लेकर आई है ना, अभी अंदर जाके कपड़े चेंज करेगी और फिर वहीं पग फेरे होंगे। ऋतिक गुस्से से बेकाबू हुआ जा रहा था। तेज कदमों से वो ऑडिटोरियम के अंदर एंट्री करता है तो देखता है वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। कुछ ही मिनट के बाद पवित्रा सिल्क की साड़ी पहनकर अभय के साथ स्टेज पर आती है और अपना भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस शुरू कर देती है। स्टेज के सामने तकरीबन 20-25 लोग भी बैठे हुए थे जो शायद उनका शो देखने आए थे। कुछ देर बाद जब शो खत्म होता है तो पवित्रा अपने पति और जेठानी को वहाँ खड़ा देख हैरान रह जाती है। अरे ऋतिक, आप भी मेरा शो देखने आए थे? लेकिन आपको कैसे पता चला मैं यहाँ डांस करती हूँ? पवित्रा ये बताओ, ये लड़का कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड अभय है। आप ही कहते थे ना ऋतिक कि मुझे खुद को बिजी रखना चाहिए, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो बस जब मैं उदासी के दलदल में डूब रही थी ना, उसी समय अभय एक बार फिर मेरी लाइफ में आया और उसने मुझे मेरे पुराने प्यार यानी कि मेरे भरतनाट्यम से मिलवाया। हम दोनों ने फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू की और देखो आज मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस भी हुआ जो बहुत अच्छा गया। इसका मतलब ये लड़का तुम्हारा डांस पार्टनर है? हाँ बिल्कुल, आपको क्या लगा? ऋतिक के पास पवित्रा की बात का कोई जवाब नहीं था। गलत फहमियों के सारे बादल छट चुके थे। एक तरफ पवित्रा की जेठानी शर्मिंदा होकर गर्दन झुकाए खड़ी थी, वहीं ऋतिक पवित्रा से उसे इग्नोर करने और शक करने के लिए माफ़ी मांगता है और आगे से उसे समय देने का वादा कर देता है।